चाकू भी है अभी ला रहे हैं। तो ये लीजिए चाकू भी है। कल की क्लास में एक दिन आइडेंटिटी लिखाई थी ना। इसमें सिंप्लीफिकेशन में जो सवाल आता है वो कैसे आते हैं उनको आपको कुछ तो आपको देखो इतने ही है। अगर आप ये पहचान पाए कि इस स्ट्रक्चर में कोई आइडेंटिटी है, ए और बी की जगह कोई संख्या लिखी हो, चाहे वो पॉइंट में या कैसे, मतलब ए और बी की जगह आप कुछ भी लगा दो, इस आइडेंटिटी में अगर आप लगाएंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? नीचे वाली आइडेंटिटी में इसका आंसर कितना आएगा? अच्छा, ऐसे भी आप कर सकते हैं जिसके अगर यहाँ पर माइनस आएगा तो आंसर 4 आ जाएगा, प्लस आएगा तो आंसर जैसे आपको ठीक लगे आप याद करिए। और इस पे कुछ सवाल करते हैं।
आप बिल्कुल मत सोचना कि हमें इनका स्क्वायर करना है, जोड़ना है, ये कुछ नहीं करना। आपको आइडेंटिटी पहचाननी, कौन सी आइडेंटिटी लगा के हम इनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सर पहले वाले का 0.8 बनाया, थर्ड वाले का 2 आएगा। कोई बात नहीं, आप लोग करो। ये सिंप्लीफिकेशन सबसे सरल होता है आइडेंटिटी, इससे इजी नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ भी करना ही नहीं होता, केवल आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देखना, आप ये वाला क्वेश्चन इस तरीके का आपको पीछे किसी न किसी प्रीवियस ईयर के साइड में देखेगा ये वाला क्वेश्चन। ये नहीं आता कि देखिए किस में आएगा। चलो सॉल्व कराते हैं। पहले समझ लेना, जिनको समझ में आ रही वो लोग सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर समझ में आया तो अभी आप समझो। देखो पहली आइडेंटिटी आप, ये अलजेब्रा की आइडेंटिटी है, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मतलब दो नंबर के स्क्वायर अगर उनके बीच में माइनस हो तो एक ब्रैकेट में एक बार उनको प्लस कर लेना, एक बार उनको माइनस, ये पढ़ा हुआ। तो इसके देखो सवाल इस तरीके के आते हैं। अब आप देखिए, अगर स्क्वायर लगाया और बीच में माइनस लगाया, एक बार प्लस करेंगे, ऊपर वाले पार्ट में देखिए 1.78 प्लस 0.9, एक ब्रैकेट में प्लस करना है और दूसरी ब्रैकेट में माइनस। 1.78 में से आपको 0.97 माइनस, ठीक है, स्क्वायर लगा था, माइनस था, इसलिए एक बार प्लस करिए और एक बार नीचे क्या लिखा हुआ है 2.75। अब देखो इनमें से कोई सा भी एक पार्ट ऐसा जरूर होगा जो 2.75 होगा। अगर आप देखेंगे इनको जरा ऐड करें, 8 और 7 कितना होगा 15, 7 और 9 16 और 1 17 और 1 और 1। अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ऐड करने में इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 2.7, खाली हो जाएगा। आप देखिए ऊपर 2.75 है, नीचे तो आप इससे ये वाला पूरा ब्रैकेट कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है 2.7। तो केवल इतना ही तो बचा है, 1.79 में से 0.97 को माइनस कर दें। तो अगर आप 1.79 माइनस 0.97 अगर करते हैं तो यहाँ से कितना आएगा, 9 में से 7, यहाँ कितना बचेगा 8। आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 0.8। ये आपका सेम ऐसे नीचे वाला भी एक आ रहा है, दोनों पे स्क्वायर है ना और बीच में क्या आ रहा है, अगर माइनस आ रहा है तो एक बार प्लस कर लें, 849 प्लस 672, एक बार प्लस करने के बाद अगली ब्रैकेट में आपको सेम नंबर माइनस कर दें, 849 माइनस क्या हो 1.7, अच्छा यहाँ 78 और यहाँ मैंने 79, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, गलत दिख गया, यहाँ पर 9 है। एक बार माइनस करेंगे, नीचे क्या वैल्यू है 177 है, 177। अब देखो दोनों ब्रैकेट में से कोई एक ऐसी होगी जो 177 के बराबर होगी। इसको देखिए, 9 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 14 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ बचा कितना 7, 7 में से 6 घटाएंगे कितना। अगर आप 849 में से 672 घटाते हैं तो इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आ रही, और 177 नीचे भी है तो 177 से 177 कैंसिल हो, बचा केवल प्लस वाला। तो प्लस वाले को देखो क्या आ रहा है आंसर, 9 प्लस 2 कितना होगा 7 और 4 11 और 1 12, 6 और 8 14 और 1 15। अगर आप इनको ऐड करते हैं तो आंसर कितना आ जाएगा 1521। इसको दूसरी आइडेंटिटी, अगर कोई भी संख्याएं इस स्ट्रक्चर में है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर,
तो एक्चुअल में ये बराबर इसके होता है 2a² प्लस b², इसके बराबर होता है। तो या तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो, इसकी जगह पर सीधे आप ये 2a² प्लस b², मतलब अगर आप a और b मान लें, जैसे ये पहला नंबर है इसको क्या मान लिया और दूसरा वाला क्या मान लिया, तो यहाँ पे भी ये वैल्यू a होगी और ये वाली क्या होगी, यही तो होगा। सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसके बराबर वैल्यू लिख लो 2a² प्लस b², तो नीचे a² प्लस b² से a² प्लस b² कट जाएगा। लेकिन मैं कहूँगा आप ये वाली आइडेंटिटी याद करो, अगर a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर और नीचे a² प्लस b² है, तो ये किसके बराबर आती है, तो आप जरा देखिए नीचे यहाँ पर a है और यहाँ क्या है a² है, यहाँ भी स्क्वायर है, तो ये क्या है b², तो a प्लस b का होल स्क्वायर ऊपर बन गया, यहाँ क्या बन गया a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, नीचे क्या आ रहा है a² प्लस, अगर इस वाली आइडेंटिटी से हम रिलेट करें तो इसकी जगह कोई भी वैल्यू रख दो, आंसर हमेशा कितना आएगा, 2 आएगा। तो इसको सॉल्व नहीं करना है, इसकी वैल्यू हमें पता है, आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा। ये फिक्स आइडेंटिटी है, इनकी वैल्यू थोड़ा ना बदलेगी, इसका वैल्यू हमेशा ही 2 आएगा, चाहे a और b की जगह दुनिया की कोई भी संख्या लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कभी कभी आपको एग्जामिनर इस तरीके से धोखा देगा, आपने रट रखा है कि आंसर 2 ही आता है, लेकिन आप इसको जरा ध्यान से देखिए, अगर इसको a मान लेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर a और यहाँ क्या हो जाएगा, नीचे आप देखिए a² और यहाँ क्या है, तो आपको पता है a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर को a² प्लस b², ये जो इतना पार्ट है आपका, इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते तो इसकी जो वैल्यू आती है, जो आंसर आता है वो कितना आता है। लेकिन आप ध्यान से देखो, इसमें साइड में ये 2 लिखा हुआ नीचे दिख रहा है, इसका मतलब 2 से भाग भी करना पड़ेगा, इसमें 2 नहीं था, इसमें डिवाइड में कितना आ रहा है। तो ऐसा कभी भी अगर है, जैसे आपकी जो आइडेंटिटी है इसके साथ कभी यहाँ 2 लगा देगा, कभी 4 लगा देगा, आपको जैसे कि आंसर रटा हुआ है तो आप लगा के चले आओ। तो आप ध्यान रखना, अगर a² प्लस b² के साथ नीचे कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे यहाँ पर क्या दे रखा है, अगर 2 दे रखा है तो आपको 2 अगर नीचे होगा तो 2 से भाग ही तो करना होगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 2, आपका आंसर कितना आएगा, आप सीधे समझ लो, वैसे आंसर 2 आता है, अगर नीचे 2 आ रहा है तो 2 से भाग कर देंगे 2 को, तो आंसर कितना आएगा, यहाँ माइनस लगा है, तो माइनस वाली आइडेंटिटी में आप देखो यहाँ पर क्या है, a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, 4ab के इक्वल होता है, 4ab के इक्वल होता है, तो हम यहाँ से जो ab है ना, इसको उठा के इसके नीचे लिख दोगे, तो ये कांस्टेंट वैल्यू बन जाती है, किसके बराबर बन जाएगी, तो ये कांस्टेंट वैल्यू कितनी होगी, 4। तो आप देखो अगर बीच में माइनस होगा तो नीचे a इंटू बी होना चाहिए, मतलब जो ऊपर a और b है उनकी मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो, इस पर तो सीधा सीधा दिख रहा है। अगर इस वैल्यू को a मान लें तो ये वाली b होगी, यहाँ देखिए a और ये क्या हो जाएगा, ये a है और ये क्या है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आपने a की जगह a लिख दिया, b की जगह b, a प्लस b का होल स्क्वायर, a माइनस b का होल स्क्वायर और नीचे a और b को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये जो वैल्यू है किसके बराबर होगी, 2 के बराबर ही तो होती है, फिक्स आइडेंटिटी है। अगर a टू b नीचे रहेगा और अगर आप a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस a माइनस b के होल स्क्वायर को डिवाइड a टू b से करते हैं तो आंसर कितना आता है, 4, सॉरी, तो आंसर कितना आता है, 4 आता है। लेकिन आप ध्यान रखना, माइनस होगा तो नीचे a भी होना चाहिए, अगर यहाँ पर इनके बीच में क्या होगा, प्लस होगा तो नीचे आएगा क्या, a² प्लस b²। एक बार अच्छे से पढ़ना, याद हो जाएगा, 2-3 सवाल लगा लोगे बिल्कुल पक्का हो जाएगा। अब इन सवालों की जरा फोकस करेंगे, देखो a प्लस b का होल स्क्वायर है ऊपर, फिर यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर, बीच में क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो नीचे a इंटू बी होंगे, a यहाँ है और यहाँ क्या है, तो a इंटू बी तो है नीचे, लेकिन यहाँ पर देखो एक्स्ट्रा में कुछ आ रहा है, क्या आ रहा है, एक्स्ट्रा 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आपका आंसर तो 4 आ रहा है। लेकिन यहाँ पर आप देखो ध्यान से कि a इंटू बी के साथ में नीचे एक और वैल्यू दे रखी है, मल्टीप्लाई में कितना दे रखी है, 2 अगर नीचे दे रखा है तो 2 से हम नीचे से क्या करते हैं, भाग करते हैं, तो 2 से 4 को भाग करेंगे, आंसर कितना देगा, ये आपके लिए होमवर्क है, दिमाग लगाना होगा। ऑप्शन दे रहा हूँ इसके 1 2 4 नन ऑफ दीजिएगा,
आंसर एक आएगा, क्योंकि ये पता है इसका डबल है और ये इसका डबल है, तो नीचे यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 यहाँ से सिर्फ एसएससी की परीक्षाओं के लिए नहीं कह रहे, किसी भी परीक्षा में सिंप्लीफिकेशन अगर आ रहा होगा तो ये सवाल पूछे जा सकते हैं। एसएससी में ये सवाल इसलिए ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि एसएससी के सिलेबस में अलजेब्रा की होती है, और ये जो फॉर्मूले आप देख रहे हैं ये सब अलजेब्रा के, तो अलजेब्रा सिलेबस पे है, इसलिए वहाँ एसएससी में ये जरूर पूछे जाते हैं। सिग्नेचर वाली कॉपी वहाँ पे है। ये एनएमपी नोट हो गई क्या सबकी? इधर वाला तो नोट हो गया होगा ना? इसमें से 2 कॉमन लेंगे, इसमें भी कॉमन लेंगे। आप ये लिखा हुआ क्या है? 2 × 186 और ये क्या लिखा है? 2 × 130। आप यहाँ से देखिए 2 कितनी बार कॉमन होगा? ये 2 बार होगा तभी हो जाएगा। प्लस थोड़े ना यहाँ पर जो पूरे में एक ही बार कॉमन कर लोगे आप। एसएससी के इतिहास में सबसे ज्यादा
पूछी जाने वाली आइडेंटिटी सिंप्लीफिकेशन में यही है। इस दो पे सबसे ज़्यादा एसएससी में सवाल है। ये मान के चलो जितने सिंप्लीफिकेशन में आइडेंटिटी पे सवाल पूछोगे 60-70% क्वेश्चन इसी में पूछ रही है। ये दो फॉर्मूले आपने अलजेब्रा में कभी ना कभी पढ़े होंगे, याद नहीं हो वो अलग बात है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर होता है, इसके दो फैक्टर होते हैं, एक ए प्लस बी और दूसरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए। ऐसे ही ए क्यूब माइनस बी क्यूब के दो फैक्टर होते हैं, एक ए माइनस बी, एक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में क्या आता है। अब आप देखिए फैक्टर है ना, तो अगर हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे, अगर इस पूरे से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर ए प्लस बी आ जाएगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो इस पूरे से अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा। तो आंसर याद करना ही नहीं पड़ेगा। देखो माइनस वाले में माइनस में आंसर आएगा, प्लस वाले में आंसर किस में आएगा। कुल मिला के अगर ये स्ट्रक्चर मिल जाए आपको ऐसा देखो, तो अगर प्लस दे रखा है तो प्लस कर दो आंसर आ जाएगा, माइनस दे रखा है तो माइनस कर दो, सीधी सी बात। अब ये लिखने का तरीका बस अलग अलग होता है। अब जैसे आप ये बताइए ए क्यूब लिखना है, तो क्या ए क्यूब को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, बताइए। किसी संख्या के ऊपर या तो क्यूब लगा लो या उसको 3 बार मल्टीप्लाई कर लो, बात तो गई। स्क्वायर लगाए नहीं, ए स्क्वायर है तो मैं ए स्क्वायर ना लिखूं तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ए इंटू, बात वही। कभी आपको एक्सप्रेशन ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसा भी।
देखो बहुत ज़्यादा कुछ जाके वहाँ जाके आपको चेंज नहीं करना है ये फॉर्मूला बन रहा है नहीं बन रहा है, बनेगा ही नहीं। अगर यहाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का स्ट्रक्चर होगा तो आप ध्यान रखना ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर तो दोनों में ही आ रहा है, यहाँ भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा। लेकिन ये जो ए इंटू बी है, अगर प्लस होगा तो नीचे माइनस आएगा, ऊपर माइनस होगा तो नीचे क्या आएगा, अगर आपको पहचानना नहीं है। अब आपको जो स्ट्रक्चर दे रखा है इसको केवल वेरीफाई करना है कौन सी है। अब इसमें कुछ नंबर सिमिलर दिख रहे हैं, जैसे ये 648 एक बार लिखा, तो अगर आप 648 को ए मान लें तो ये भी ए होगा और ये भी क्या होगा। अगर ए को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की पावर कितनी हो जाएगी, कुछ भी मान लो, चाहे ए एक्स वाई जेड जो आप, अगर ये नंबर 3 बार मैंने लिखा है तो ए को अगर 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब हो जाएगा। 352 को आप भी मान लो, 352 कितनी बार लिखा है, तो 3 बार गुणा करने पर पावर कितनी हो जाती है, 3 डिवाइड। ये भी तो 648 है, ऊपर भी 648 है, तो इसको भी आप क्या लिखोगे, ए लिखोगे। ए को 2 बार गुणा करेंगे तो ए की पावर कितनी होगी, यहाँ पर 648 को हमने ए माना है और 352 को क्या माना है, तो ये हो जाएगा ए इंटू, आगे देखिए 352 को आपने क्या माना है ऊपर वाले में बी, तो ये 352 2 बार लिखा है, तो 2 बार लिखेंगे तो पावर कितनी हो जाएगी। अब आप देखो इसको और इसको जरा मैच करो, ये दोनों सेम ही तो है। अगर आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी से भाग करते हैं तो जो आंसर आता है वो क्या आता है, ए माइनस ए प्लस बी आएगा। ए की वैल्यू कितनी है 648 और बी की वैल्यू कितनी है 352। अगर आप 648 में 352 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ने पर जो आंसर आएगा वो कितना आएगा। अब पता है क्या है, जब आप 2-3 बार सवाल कर लेंगे तो देखते ही पता लग जाएगा, यहाँ प्लस आ रहा है तो बस जोड़ना है ए। अगर ऊपर प्लस आएगा तो ए प्लस बी आंसर आ रहा है, ऊपर माइनस आएगा तो आंसर क्या आएगा, ए माइनस बी है। अगर चलो मैं कह रहा आइडेंटिटी नहीं मिलाना चाह रहा, आपकी प्रैक्टिस होगी तो आपको कॉन्फिडेंस होगा ये सवाल इसी स्ट्रक्चर पे आते हैं। दूसरा सवाल देखो, 3 बार गुणा किया तो क्यूब हो गया, बाद में 3 बार गुणा कर ये भी क्यूब हो गया, यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो है ही ऊपर, ए स्क्वायर ए इंटू बी और ये बी स्क्वायर। तो सीधी सी बात है, आपको पता है कि अगर ऊपर यहाँ पर देख लो चिन्ह कौन सा आ रहा है तो प्लस कर लो दोनों वैल्यू को, 32.7 और 12.3। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 45.0 आएगा। लेकिन आप पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। अगर 32.7 और 12.3 को जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा। मैंने क्यों प्लस किया, क्योंकि ऊपर क्या आ रहा है। अब अगर आपको ये पता है कि ये आइडेंटिटी रिलेट करेगी, ऊपर प्लस आ रहा है और नीचे ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए भी आ रहा है, तो आंसर तो ए प्लस बी आएगा। अब इसके अलावा कुछ और आएगा तो भाग करना ही पड़ेगा। भाग करना संभव है नहीं, इतना बड़ा डेटा कोई आपको दे दे आप इसको सॉल्व कर लो तो 1-2 मिनट नहीं कर पाओगे ना। केवल आइडेंटिटी लग रही है तभी आप कर पाएंगे, वरना कभी आपको इतना खतरनाक सिंप्लीफिकेशन देगा वो कर ही नहीं पाएगा। इसको आप देखिए यहाँ पर 873 को ए मान ले रहे हैं। कितनी बार 873 लिखा है? अगर 3 बार 873 लिखा है तो 3 बार गुणा करने पर पावर कितनी हो जाएगी? 536 को बी मान लिया तो 536 कितनी बार लिखा है? 3 बार। अगर 3 बार लिखा है 536 तो पावर कितनी हो जाएगी? ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करके ही पता लग जाता है नीचे क्या होगा। अगर ए क्यूब माइनस बी क्यूब ऊपर बन गया तो नीचे यही होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 873 की यहाँ कितनी बार गुणा हुई है भाई? यहाँ पर 873 2 बार गुणा कर रहे हो तो 2 बार गुणा करके क्या बनता है? स्क्वायर। एक बार 873 है, एक बार 536 है, यानी कि एक बार ए है और एक बार क्या है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए इंटू बी। ऐसे अगर बात करें 536 को बी माने तो बी को 2 बार गुणा कर दिया तो बी की पावर कितनी होगी? अब ए क्यूब माइनस बी, अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से डिवाइड किया जाता है तो हमेशा जो रिजल्ट जो आंसर आता है वो क्या आता है? ए माइनस। तो आप इसको लिख दो, इसका जो आंसर आएगा वो ए माइनस बी आएगा। ए की जगह पर आपने वैल्यू क्या मानी है? 873। बी की जगह पर क्या मानी है?
13 में से 6 घटाएंगे कितना? अगर हम यहाँ पर देखें तो 6 बचा, 6 में से 3 घटाएंगे, 8 में से 5 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 307। केवल ये यहाँ समझाने के लिए एक लिख लिया, पेपर में थोड़ा ना लिखना है। अब जैसे इस सवाल में देखो ऊपर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, 3 बार गुना किया तो क्यूब होगा, तो इसका मतलब जो आंसर आएगा वो a माइनस बी आएगा। a की जगह क्या है? 0.8 और b की जगह क्या है? 0.0। घटाओ इसमें से, इसको क्या आएगा? आंसर क्या आएगा? अगर 0.1 में से 0.01 घटाएंगे तो ऐसे मत घटा लेना, 1 में से 1 घटा लिया और 0 कर लिया। 0.1 में से 0.01 इस प्रकार से घटाया जाएगा। यहाँ 1 के बाद क्या आ जाएगा? तो 10 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? तो आंसर जो आएगा वो क्या आएगा? 0.0। बातें क्यों करते रहते हो? तो टाइम मिलता होगा बातें करने का, या क्लास इसीलिए ज्वाइन की कि जब बातें करेंगे क्लास में बैठ, ऐसा तो नहीं कोई। चलो यहाँ पे बातें कर लिया करेंगे थोड़ी बहुत, घर पे वो नहीं पाती तुम लोगों ने। मैंने उस दिन भी कहा था, अगर बहुत ज़्यादा बात करने का अगर तुम्हारा वो है इंटरेस्ट तो नंबर ले जाए करो यहाँ से, पोस्ट करो, आराम से खाना खा के बैठ गए, जब तक मन न हो रहे तब तक बातें करो। अनलिमिटेड चल ही रहा है, घर पे टाइम नहीं है, यहाँ टाइम है। घर पे टाइम तो होगा, लेकिन घर वाले भी तो सोचेंगे कि अब तुम 2-3 घंटे फोन पे बात करोगे तो घर वाले नहीं सोचेंगे? अगले दिन तो हो सकता है फोन पे जमा करा लें। चलो जल्दी से नोट करो, ये तो चार्ज हो गया थोड़ा, चल जाता है सीधे चार्ज हो गया। गवर्नमेंट की है तो क्या ऐसा लग रहा है तुम्हें? नोट कर लो, एक आइडेंटिटी और बची, फिर उसके बाद और कोई टॉपिक पढ़ते हैं। देखो एसएससी का पेपर देना है तो ये दोनों आइडेंटिटी तो क्लियर करके ही जाना, क्योंकि इसका सवाल मिलना ही मिलना है ज्यादातर से। कुछ नहीं कर पाओ, इतना ध्यान रख लेना। अगर ये ऊपर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है ना, 2 अलग अलग नंबर्स का, माइनस है तो माइनस कर देना। 873 में से 536 माइनस करेंगे, आंसर कितना देगा? अगर यहाँ माइनस है तो इस वाली वैल्यू में से इसको माइनस कर लो, अगर यहाँ पर ऊपर प्लस आ रहा होगा तो प्लस कर देना। नोट हो गया क्या? इधर का तो देखो है तो ये एक अलजेब्रा में क्यूब का फॉर्मूला होता है, -3abc इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस c। अलजेब्रा में भी आपसे ये सवाल अलग अलग पूछे जाएंगे, a b b c ca का वैल्यू दे देगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर का दे देगा। अब जरा एक बात बताइए कि अगर आपसे कोई ये बात कह दे कि a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर है,
a प्लस b प्लस c 0 के बराबर है, मतलब इन तीनों का जो सम है, जो टोटल रहेगा वो 0 रहेगा। तो अगर मैं यहाँ 0 लगा दूं तो 0 का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो पूरा 0 ही तो हो जाएगा। 0 का तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा पूरा। अगर इस साइड में 0 है और माइनस का 3abc में उधर ले जाऊं तो आपका रिजल्ट ये आएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर, ये माइनस वाला उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा। आंसर जो आएगा वो आएगा 3abc। तीन ऐसे नंबर जिनका टोटल अगर 0 के बराबर हो रहा है तो उनके क्यूब का जो टोटल होता है वो हमेशा 3abc के इक्वल होगा। मतलब उन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर लो और 3 से और मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब 3 नंबर ऐसे पॉजिटिव तो हो नहीं सकते जिनको ऐड करने पर, या 3 नंबर पॉजिटिव हो सकते हैं ऐसे जिनको ऐड करने पर 0 आ जाए? कम से कम एक नंबर नेगेटिव जरूर होगा भाई। 2 पॉजिटिव होंगे, एक नेगेटिव होगा तो 0 आ सकता है, संभावना है। नीचे वाला लिखना केवल, अगर आपको ये कंडीशन मिल जाए तो रिजल्ट ये रहेगा। एक क्वेश्चन इस पे कर लो। (25) का क्यूब माइनस 75 का क्यूब प्लस 50 का। इसको सिंपलीफाई करना है, हल करना है और आपको बताना है क्या है। ऑप्शन क्या क्या है ये भी मैं बता देता हूं। पहला ऑप्शन है -281450। दूसरा ऑप्शन है -281250। तीसरा ऑप्शन 271250 और लास्ट ऑप्शन हमारा है 281350। ये 4 ऑप्शन है। तो वैल्यू तो बहुत बड़ी सी आई नहीं। जरा एक बार चेक करते हैं, सब पे क्यूब लगा हुआ दिख रहा है ना। अब क्या इन तीनों को ऐड करने पर 0 आएगा? देखिए 25 प्लस का है, 50 प्लस का है। ये मत सोचना क्यूब लगा हुआ है, माइनस कहाँ लगा हुआ है। देखो माइनस वाले नंबर का क्यूब माइनस में आता है, प्लस वाले नंबर का क्यूब प्लस में आता है। तो अगर 25 और 50 को ऐड करेंगे 75 ही तो आएगा, और माइनस 75 कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? अगर हम 25 माइनस 75 और 50 तीनों को ऐड कर लेते हैं तो हमारा जो रिजल्ट है वो किसके बराबर आता है? तो a की जगह पर 25 है, b की जगह पर कितना है माइनस का 75 और c की जगह पर कितना है प्लस का। a प्लस b प्लस c 0 है। अगर आप इन पे क्यूब लगा देंगे तो जो आपका रिजल्ट आना चाहिए वो 3abc के बराबर आना चाहिए। मतलब तीनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और 3 से और मल्टीप्लाई। पहली संख्या a की जगह पर कितना है 25, b की जगह पर माइनस का 75 और c की जगह पर कितना है। बस इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर मिल जाएगा। देखते हैं 25 × 3 75 होता है। 75 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो ये आ जाएगा 5625। ये 25 और 3 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। 75 को 75 से मल्टीप्लाई करते, स्क्वायर करना तो 5 बताया था। लास्ट में अगर 5 आता है, जैसे 75 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर तो आपको पता ही कितना होता है। इसके बाद वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 7 के बाद 8 आता है, 7 और 8 का मल्टीप्लाई कितना होगा 56। तो 5625 तो ये हो गया। 50 और है यहाँ पर तो 50 यहाँ। अच्छा माइनस है तो फिर यहाँ पर माइनस भी तो लगाना पड़ेगा। यानी पहली बार ये तो कंफर्म हो गया कि आंसर पॉजिटिव तो नहीं होगा, पॉजिटिव होना ही नहीं है। आंसर कैसा होना है नेगेटिव। करते हैं सॉल्व, क्या आएगा 125, 25 और 3 28, 28 12 50 है नहीं, तो 28 12 50 ऑप्शन नंबर बी। ये तरीका नंबर 1 था। और वैसे मतलब इसका प्रॉपर तरीका यही है, ऐसे करना था। लेकिन एक चीज होती है, जैसे आपको मैंने डिजिट सम के बारे में बताया था, और डिजिट सम पता है क्या होता है? जितने भी ऑपरेशंस होते हैं मैथमेटिकली, डिजिट सम मैथ में क्या पढ़ते हो बताओ? अल्फाबेट पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं। डिजिट सम का मतलब ये है, जब डिजिट सम की बात करें तो अगर हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हो ना, जैसे आप ये मान लो 23 × 50, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 3 हो जाएगा, 15 और 2 17 7 हो जाएगा, 5 × 2 10 और 1 11। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1113। तो डिजिट सम का मतलब ये है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड में डिजिट सम रहेगा वही राइट हैंड साइड में रहेगा। चाहे आप प्लस करो, माइनस करो, मल्टीप्लाई करो, कुछ भी करो,
तो अगर यहाँ पर डिजिट सम देखें तो 3 और 2 कितना हो रहा है 5। यहाँ देखेंगे तो 5 और 1 कितना होगा 6 इंटू 5 कितना होता है 6 इंटू 5, 6 एंड 5 नहीं, 6 और 5 का मल्टीप्लाई कितना होता है 30 का डिजिट सम एक बार कर लेंगे तो सरल हो जाएगा। कितना आ गया डिजिट सम का मतलब अंक जोड़ लो, 3 और 0 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, तो इधर भी 3 ही आएगा। 7 और 3 10, 10 और 1 11, 11 और 1 12, 12 का जरा डिजिट सम बताओ क्या है। तो मैंने कहा ना कि LHS RHS इक्वल होगा अगर आपकी कैलकुलेशन सही। अगर ऑप्शन भी आप मैच कर सकते हैं, कहीं कैलकुलेशन आ गया आपको दिख रहा है ऑप्शन अलग अलग। अब जैसे मुझे पता है कि मैं डिजिट सम लगा सकता था, 5 और 2 कितना होता है 7, 7 ही तो होता है। 7 का क्यूब होता है वो आपको मैंने बताया कितना होता है 300। तो 4 3 7, 7 और 2 कितना हो गया डिजिट सम, सॉरी 7 और 3 10 होगा। 10 का डिजिट सम कितना होता है 1। 5 और 7 कितना होगा 12। माइंड में करना है, 12 का डिजिट सम एक बार और कर लो, 2 और 1 कितना हो गया 3। अब 3 का भी क्यों आपको पता होगा कितना होता है 27 होता है। 7 इंटू 2 कितना होगा, तो डिजिट सम यहाँ पर 9 होगा। वैसे 9 का मतलब होता है 0, डिजिट सम में 9 का मतलब क्या होता है 0। अगर आप डिजिट सम का कॉन्सेप्ट लगा लें तो आप ये मान के चल सकते हैं 9 का मतलब जो होता है वो क्या होता है 0। तो आप चाहें तो यहाँ 9 लिख लो और या फिर आप इसका डिजिट सम कितना लिख दो 5 और 0 इसको ऐड करेंगे 5 ही तो आएगा, 5 की पावर 3 है तो 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 125 में 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा 8। वहाँ पे दोबारा कर लिया सेकंड वाले में क्या हुआ समझे नहीं आप क्या कह रहे हो 12 हो गया, 12 हो गया। देखिए 7 और 5 कितना होता है 12 होता है। 12 को एक बार ऐड कर लो, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आएगा 27 आएगा। तो अगर हम देखें तो इसका जो डिजिट सम आ रहा है 8 प्लस 1 9 ही तो आ रहा है, ये तो 0 ही हो गया। 4 3 7 7 3 10 ठीक है। तो डिजिट सम हमारा इनको अगर ऐड करेंगे तो 8 और 1 9, 9 में से 0 घटाएंगे कितना बच रहा है 9 का मतलब चाहे आप 0 कह लो, यानी कि आंसर वही होगा जिस संख्या का डिजिट सम कितना होगा 9 होगा। या तो 9 आ जाए या 0 आ जाए, 9 या 0 बात एक ही है। तो जरा ट्राई करते हैं। 8 और 2 कितना होगा 10, 10 और 1 11 और 3 14 और 5 भाई 19 को अगर आप ऐड करेंगे 9 का मतलब तो 0 होता है, काट दो। डिजिट सम इसका कितना आया इसको करते हैं 7 और 2 9, 9 का मतलब 0, 5 और 2 7, 7 और 1 कितना हो गया 8। डिजिट सम आना कितना चाहिए 9 या 0। तो यहाँ पे भी देखो 8 और 1 तो 9 हो जाएगा, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 का मतलब 0। तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 0। अगर यहाँ देखें 8 और 1 9, 5 और 4 9, 0 हो गया, बचा कितना, तो इसका डिजिट सम कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो डिजिट सम 0 की बात करें तो केवल एक ही ऑप्शन में तो आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, और किसी में नहीं है। चलो फिर आगे कोई नया टॉपिक शुरू करते हैं, जल्दी से आप नोट करो। ये मत करना फॉर्मूला नोट, इसको अलजेब्रा में पढ़ना है, यहाँ नहीं। बस केवल इस बात को नोट कर लेना, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि a प्लस बी प्लस सी 0 के बराबर है तो उनके क्यूब का सम जो होता है वो उनके मल्टीप्लिकेशन यानी प्रोडक्ट का 3 टाइम्स होता है। सिग्नेचर हो गया इसमें सबके? किसके रहेगा सिग्नेचर? रहेगा?
अच्छा एक चीज मैंने यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ माइनस लगाए ना, तो इसका जो डिजिट सम है वो कितना आ रहा है, माइनस का 2 है डिजिट सम, प्लस का 2 नहीं है, ये माइनस का 2 है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव बनाना चाहते हैं तो इसमें आपको ऐड हमेशा 9 करना है। अगर आप इसमें 9 ऐड कर देंगे तो इसका पॉजिटिव डिजिट सम कितना बनेगा, 7। ऐसा हो मैंने देखा नहीं माइनस के। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। देखो परसेंटेज अगर आपको अर्थमेटिक अच्छी रखनी है, आप चाहते हैं कभी भी किसी भी सवाल में हम ना फंसे तो समझ लो परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आपने क्लियर कर लिया तो मैथमेटिक्स के जब आप लैंग्वेज प्रॉब्लम में फंसते तो परसेंटेज ही निकालते। क्वेश्चन कठिन नहीं होता, आप परफेक्ट टाइम को वो सवाल कर लेंगे, ए किसी काम को इतने टाइम में कर रहा है, बी इतने टाइम, जहां उसमें परसेंटेज का थोड़ा बहुत पार्ट डाला कि ए ने उस काम का इतना परसेंट इतने दिन में किया, तभी आपको लगने लगता है ये सवाल टफ है। ऐसे ही हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस। अब होता है क्या, जनरली अगर कोई आपसे कहते हैं स्पीड इतनी बढ़ा दी तो आपको समझ में आता, अब वही परसेंटेज में डेटा दे दिया, इतने परसेंट उसने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया, तब आपको लगने लगता है अब ये थोड़ा टफ जा रहा है, क्योंकि आपकी परसेंटेज क्लियर नहीं होगी। अब परसेंटेज की अगर हम बात करें, सेंट का मतलब आप सभी लोग जानते होंगे, सेंट या सत, हिंदी में सत बोलते हैं। सेंट का जो मतलब होता है वो एक्चुअल का होता है 100। तो मतलब हम यहाँ पर परसेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं पर 100 हमको कोई कैलकुलेशन बताई जाए। दुनिया की हर चीज 100 में कैलकुलेट तो होती नहीं। आपके मार्क्स हैं बोर्ड एग्जाम्स में क्या 100 में कैलकुलेट होते हैं हमेशा? आपका जो टोटल रहता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रहता है। अगर 5 सब्जेक्ट होंगे तो 500 रहा होगा टोटल, 6 सब्जेक्ट होंगे तो टोटल 600 रहा होगा। या कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अब जैसे आप एसएससी का एग्जाम देंगे, प्रीलिम्स देंगे तो 200 नंबर का है, जरूरी थोड़ा ना हर चीज 100 ही हो, लेकिन अगर हम उसको 100 की रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर पाते तो उसी को हम लोग बोलते हैं परसेंटेज। अब जैसे मैंने एक टेस्ट प्रिपेयर किया, अब कोई टेस्ट लिया, उसमें एक बच्चे के 25 में से 17 नंबर आ रहे हैं। अब आपसे कोई पूछे कि बताओ ये कितना परसेंट है, तो क्या आप कह सकते हो इसके 17% नंबर है क्योंकि 17 नंबर लेके आया? नहीं, क्योंकि ये 17 नंबर कितने में लेके आया, ना कि 100 में। अगर 100 में 17 आ रहे होते इसके तो आप कहते 17% नंबर है इसका। अगर परफॉर्मेंस को मत चेंज करना, 25 में 17 आ रहे होते, अगर यही टेस्ट 50 नंबर का कर दिया जाए तो इसके नंबर कितने हो जाएंगे भाई? अगर ये टेस्ट 25 की जगह 50 का होगा, मतलब डबल कर दिया ना हमने। क्वेश्चन डबल करने का मतलब ये है कि क्वेश्चन की वैल्यू बढ़ा। अगर 25 नंबर का था तो आप कितने नंबर का कर दिया, तो नंबर भी तो डबल हो जाएंगे। 17 का डबल कितना हो जाएगा? 34। रेशियो चेंज नहीं किया मैंने, उसकी परफॉर्मेंस भाई। अच्छा, अगर यही टेस्ट में 100 नंबर का कर दूं तो कितने का होगा भाई? 50 का डबल 100 होता है, 34 का डबल 68 होता है। तो हम ये कह सकते हैं 68%, यानी इसके नंबर कितने परसेंट है? क्योंकि इसी परफॉर्मेंस के हिसाब से इस बच्चे के नंबर 100 में कितने आते? 68 आते हैं। टेस्ट 25 का ही था, आए 17 है, लेकिन अगर मैं 100 की रिस्पेक्ट में इसको कैलकुलेट करूं तो कितने बनेगा? तो ना तो आप इसको परसेंटेज कह सकते हैं, आप नहीं कह सकते 34% नंबर है, ना आप ये कह सकते हैं। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अगर ये परीक्षा 200 नंबर की हो जाए तो नंबर इसके भी डबल हो जाएंगे भाई। इसके नंबर कितने हो जाएंगे? 136 हो जाएंगे। तो ऐसे ही चलता रहता है। अब जैसे आप सोचो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 500 में 400 नंबर आ गए, तो 500 में 400 नंबर आ गए तो 50 में तो 40 ही आते, 50 में 40 आते तो 100 में नंबर कितने आते? इसीलिए हम कह सकते कितने हो जाएंगे। तो मतलब जिससे कंपेयर कर रहे हैं, अगर वो वैल्यू नीचे 100 है तब हम कह सकते हैं 80 के डिवाइड में यहाँ कितना लिखा है? 100। तो हम कह सकते हैं ये नंबर कितने परसेंट हो गया? 80% हो गया, क्योंकि डिवाइड में 100 लिखा होता है, उसी को तो हम लोग परसेंट बोल पढ़ते हैं। अब ये परसेंट बनाया कैसे जाता है, थोड़ा सा उस पर समझ लीजिए। आपको जिस वैल्यू का परसेंटेज निकालना हो, कोई भी वैल्यू हो दुनिया का, उसका परसेंटेज निकालना है। तो ये कंफर्म है कि अगर मैं आपको कोई नंबर दूं, आपको मैं कोई एक विद्यार्थी है, उसके किसी परीक्षा में 15 मार्क्स आ रहे हैं, 50, अगर 15 मार्क्स आ रहे हैं, 50 मार्क्स आ रहे हैं,
तो क्या ये बता सकते हो कितने परसेंट आए? बताओ। मैं अगर आपसे कहूं एक बच्चे के किसी एग्जाम में 15 मार्क्स 15 नंबर आ रहे हैं तो वो कितने परसेंट है? नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने ये थोड़ा ना बताया कि टोटल कितना था। हो सकता है 15 में 15 लेके आया हो, तो 15 में 15 मतलब पूरे नंबर लेके आया तो 100% हो गया उसका। और ऐसा भी हो सकता है 20 नंबर की परीक्षा और 15 लेके आया, 20 में 15 लेके आएगा तो 75% ही हो गया। तो डिपेंड करता है परीक्षा कितने नंबर की थी। तो एक चीज ध्यान रखना कि जो नीचे यहाँ पर आप वैल्यू लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं बेस वैल्यू। ये पता है क्या है? ये वो वैल्यू होती है जिससे कंपेयर हो, यानी कि जिससे तुलना हो। ठीक है, तुलना होने का मतलब क्या है? अब जैसे आपसे कोई पूछे कि इस क्लास में कितने परसेंट लड़कियां पढ़ती हैं, तो जाहिर सी बात है क्लास में तो लड़के भी पढ़ रहे होंगे, तो लड़के और लड़कियों का जो टोटल है उनमें से लड़कियों का परसेंटेज कितना है। अब जैसे इस क्लास में अगर मैं बात करूं कि अप्रॉक्सीमेट मैंने कहा 50 बच्चे बैठे हैं, अब इनमें से लड़कियों की संख्या 19 है, थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मान लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं लड़कियां कितने परसेंट है, तो 19 लड़कियां हैं आउट ऑफ कितना, 50 में से 19 लड़कियां हैं। तो अगर मैं परसेंट बनाऊंगा तो जब भी आप परसेंटेज में बदलते हैं तो आप गुणा करते हैं किससे? 100। क्योंकि ये जो बेस है जब तक आप इसको 100 नहीं बनाएंगे तब तक परसेंट नहीं बनेगा। 100 बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाता है? क्योंकि आपको ये पता लग जाता है ये इसका कितना मल्टीपल है। अब जैसे मैं इसको 100 बनाना चाह रहा हूं, तो 50 से 100 कितने बार में कट जाएगा? 40 × 2 कितना होगा? क्योंकि अब आप खुद ही समझ जाओगे, अगर 50 में लड़कियां 19 हो रही है तो 100 में कितनी होंगी? 38। इसी रेशियो को मेंटेन किया जाए, 50 में 19 है तो 100 में 38 हो जाएंगी। तो 100 बनाने के लिए हमें पता लगा 50 का डबल करना पड़ेगा, तो 19 का डबल कितना बनेगा? 38 हो जाएगा। तो आप जिससे भी कंपेयर करें वो वैल्यू हमेशा कहां लिखी जाएगी? नीचे लिखी जाएगी, चाहे आप जो भी परसेंटेज में निकालना हो। ये जो आपकी वैल्यू और जो बेस है, ये भी ध्यान रखना कि इनकी जो यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। यूनिट सेम होने का मतलब क्या है? अब ऐसा नहीं है कि आपने एक डेटा लिया ग्राम में और एक ले लिया किलोग्राम में, नहीं चलेगा। ग्राम का कंपेयर किलोग्राम से कैसे कर लोगे? इस हिसाब से अगर मैं नंबर में कंपेयर करूं 50 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना परसेंट होगा, तो आप कहोगे 1 का तो ये 50 होना है तो 500% हो गया। नहीं, यहाँ ग्राम लिखा है और यहाँ क्या लिखा है, तो आपकी वैल्यू ये सेम है। चलो अब 3 चीजों की जरूरत, आप देखो इसको इसलिए और कर लो क्योंकि आप डीआई के 5 क्वेश्चन आते जरूर है एसएससी के एग्जाम। डीआई के 5 क्वेश्चन यूपी कॉन्स्टिट्यूट में है और वहां आप देखो परसेंटेज, अनुपात, एक एग्जाम में 5 क्वेश्चन। हाँ, मतलब डीआई का मतलब डेटा इंटरप्रिटेशन, एक ग्राफ टाइप का दे रखा होगा, उसको रीड करके आपको आंसर देना है। रीड करके क्या पूछा यही जाएगा कि कंपनी, जैसे क्लास दे दिया अलग अलग, इस क्लास में इस क्लास का कितना परसेंट बच्चे पढ़ते हैं, कितने परसेंट ज्यादा बच्चे पढ़ते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं। डीआई एक ही होती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन 5 होते हैं। चलो मैं जरा थोड़ा सा आपको बताऊं।
ऐसे थोड़ा छोटे छोटे से क्वेश्चन लिए, पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि कैसे हम परसेंटेज में चेंज करें। अच्छा, एक और बात यहाँ से आप समझ पाए होंगे, अगर हम वैल्यू को कंपेयर बेस से कर रहे हैं और यहाँ डिवाइड लगा दें तो इन दोनों में जो कॉमन होगा वो तो काट सकते हैं। वैल्यू और बेस में जो भी कॉमन होगा उनको काट सकते हैं ना, क्योंकि बीच में तो डिवाइड लगा होगा। जैसे आप सोचो ऊपर 15 लिखा है और नीचे 27 लिखा है, तो मैं क्या 3 से इसको डिवाइड नहीं कर सकता हूँ? यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? तो इसका मतलब पता है क्या है, जरूरी नहीं है आपको एग्जैक्ट वैल्यू पता हो। परसेंटेज में चेंज करने के लिए उनका अगर रेशियो भी पता है, आप प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो प्रॉफिट को परसेंट में बदलने के लिए सीपी पर चेंज करते हैं, तो प्रॉफिट और सीपी का रेशियो भी अगर दे रखा हो तब भी परसेंटेज में आंसर चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि आप लास्ट में जाके यहाँ पर वैल्यू कैंसिल ही तो करोगे, ऊपर और नीचे जो कॉमन होगा उसको काट लेंगे, यही तो होगा। तो यहाँ पर बोला है 8 घंटा 2 दिन का कितना परसेंट होता है, तो आप देखिए यहाँ पर यूनिट क्या है और यहाँ दिन में, एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। अब ये मत कहना दिन में 12 घंटे होते हैं और रात में 12 घंटे ना। दिन ऐसा लगता है आपको दिन के 12 घंटे रात के 12 घंटे हमेशा से दिन आधी रात, वो ऐसा होता है, लेकिन जो डेट दिन से मतलब यहाँ डेट से, डेट चेंज कितने घंटे में होती है? 24 घंटे में। तो आप जनरली ये मान के चलेंगे कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके बाद डेट चेंज हो जाए, दिन रात वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो एक दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो 2 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे? 48 घंटे। पहले यूनिट सेम करिए। ये बोल रहा है कि 8 घंटा 2 दिन का कितना परसेंट। तो देखो मैंने आपसे कहा 2 चीजें समझनी, किस वैल्यू का परसेंटेज निकालना है। 8 घंटा कितना परसेंट है यही तो बताना है, तो ऊपर कितना रहेगा? 8। ठीक है, कंपेयर किससे हो रही है? 2 दिन से कंपेयर हो रही है, क्योंकि ये बोल रहा है कि 2 दिन की रिस्पेक्ट में 8 घंटे की वैल्यू कितने परसेंट होगी, तो कंपेयर जिससे हो रही है। अच्छा, आप ये देखा करो प्रीपोजिशन किसके साथ लगा है। अब जैसे यहाँ पर इंग्लिश वाले होते तो ऑफ लगा होता, ठीक है, और यहाँ पर हिंदी में देख रहे हैं तो आप देखो पता लग रहा है कि 2 दिन का कितना परसेंट है, जिसके साथ ये प्रीपोजिशन लगा होगा उसी से तुलना हो रही होगी। तो का किसके लिए लगा है? 2 दिन के लिए लगा है। 2 दिन नहीं लिखेंगे आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 48। परसेंटेज बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से ही करना है। करके 100 8 से 48 कट जाएगा, कितने बार में? 6 बार। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 50 आ जाएगा। 50 को 3 से भाग करिए, 16 × 3 48 होता है, तो 16 तो आ ही जाएगा, बचा कितना? तो आपका परसेंटेज में ये जो वैल्यू आएगा ये आएगा 16 से 2/3%, 16 and 2/3%। ऐसे अगर हम बात करें 5% का कितना परसेंट? 8%। मैं इसलिए लिखा हूँ ये सवाल क्योंकि हिंदी वाले गड़बड़ कर देते हैं, इंग्लिश में तो ठीक होता है, हिंदी में पता क्या है आगे पीछे लिख देते हैं। एक्चुअल में जो पेपर बनता है वो हिंदी में बनता ही नहीं है, पेपर बनता है इंग्लिश में, उसको ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी में, इसीलिए हिंदी में मिस्टेक आती है। आप परीक्षा देने जाएंगे हिंदी में कुछ और लिखा हुआ मिल जाता है कई बार। आप 2018 या 19 वाला यूपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था, उसमें आया था ट्रिप्लीकेटेड रेशियो, तो हिंदी में लिख के आया था ट्रिप्लीकेटेड की जगह पर हिंदी में लिख के आया तिगुना अनुपात। तो तिगुना अनुपात जैसा है रेशियो में कुछ है नहीं। तो जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे थे जिन्हें नहीं पता था ट्रिप्लीकेटेड रेशियो क्या होता है, वो सवाल को कर करके परेशान हो गया, आंसर नहीं है। इंग्लिश में पढ़ा होगा जिसने ट्रिप्लीकेटेड का मतलब होता है क्यूब का रेशियो, जैसे होता है ना ट्रिप्लीकेटेड का मतलब 3 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो होता है क्यूब का रेशियो। हिंदी मीडियम वाले तो नहीं समझ पाए, इंग्लिश मीडियम वाले समझ गए, तो इसलिए आप थोड़ा बहुत इंग्लिश में समझते जाना। अब जैसे ये बोल रहा है 5% का कितना परसेंट? 8%। ये जो कितना परसेंट है ये किसके लिए यूज हो रहा है? अच्छा, इस बात को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत है? 8% 5% का कितना परसेंट है, क्या मीनिंग चेंज हुआ? कोई मीनिंग चेंज नहीं हुआ, एक ही बात तो लिखी है मैंने, बस केवल आगे पीछे कर दिया। चाहे मैं ये बोलूं 5% का कितना परसेंट? 8% है, चाहे मैं 8% को पहले लिख दूं तो मैं बोलूंगा 5% का ये कितना परसेंट है, एक ही बात तो है, मीनिंग चेंज नहीं हुआ, बस सेंटेंस को आगे पीछे करने से आपका दिमाग हो गया। आपको लग रहा होगा कि मैं ये पूछ रहा हूँ 5 8 का कितना परसेंट, नहीं, मैं पूछ ये रहा हूँ 8 5 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो 8 ऊपर लिखा जाएगा और 5 ना लिखा जाएगा। अब आपको ये परसेंट क्यों देता है, क्या दिक्कत है? अगर आप ऊपर 8% लिखेंगे नीचे 5% लिखेंगे तो परसेंट से परसेंट तो कैंसिल हो जाएगा, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा। परसेंट बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। तो अगर आप 5 से 100 को भाग करेंगे तो 20 बार लग गया, 20 × 8 कितना होता है? तो जो 8% है ना वो 5% का 160% होता है। बड़ी वैल्यू तो 100% से ज्यादा ही रहेगी, अपने बराबर वैल्यू को 100% माना जाता है, अगर उससे बड़ी वैल्यू तो 100% से ज्यादा हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ इस क्वेश्चन में मैंने कहा
3/2 किलोमीटर, ठीक है, 900 मीटर यानी 900 मीटर से कितना परसेंट ज्यादा है। इस बार आपको ये नहीं बताना कितना परसेंट है, ये बताना है कि ये वैल्यू इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यूनिट तो बराबर करनी पड़ेगी। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए बताइए क्या करना पड़ेगा। किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 3/2 किलोमीटर लिखा था मैंने, 1000 से मल्टीप्लाई कर लिया इसको। अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि मीटर में ये जो वैल्यू आएगी कितना आएगी, 1500। चलिए 1500 मीटर। और यहाँ कंपेयर कर रहे हैं जिस वैल्यू से उसको लिखेंगे 900। आपकी जो कंपेयर हो रही है, ये जो प्रोपोजिशन है ये किसके साथ जुड़ी हुई है, 900 मीटर के साथ जुड़ी हुई। मतलब हम 1500 मीटर का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 900 मीटर। और जानना ये चाहते हैं कि ये वैल्यू इससे कितने परसेंट ज्यादा रही है। चलो लिखते हैं परसेंट। थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1500 मीटर 900 मीटर से कितना ज्यादा है, तो ये तो आप बता सकते हैं 600। ज्यादा या कम का मतलब होता है डिफरेंस, जितना डिफरेंस होगा उतनी ही ये वैल्यू ज्यादा होगी। तो 1500 मीटर 900 मीटर के कंपैरिजन में कितना ज्यादा होगी, 600 ज्यादा होगी। अब जिससे कंपेयर कर, क्योंकि इस बार आपको इस पूरी वैल्यू को परसेंटेज में नहीं बदलना है, उस वैल्यू को परसेंटेज में बदलना है जो इससे ज्यादा आई है। तो ये इससे सिर्फ 600 मीटर ही तो ज्यादा है, तो 600 मीटर को परसेंटेज में बदलना है आपको। कंपेयर किससे हो रही है, 900 मीटर से। तो 600 मीटर का कंपेयर हम कर रहे हैं 900 मीटर। तो आप देखो, अगर आपको बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है समझने में, तो मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बता दे रहा हूँ कि आप इसको समझ लोगे। अगर कभी भी आपसे पूछे कितने परसेंट ज्यादा या कम है, कितने परसेंट ज्यादा या कम अगर पूछ रहा है ना, तो आप ध्यान रखना हमेशा दोनों वैल्यू का डिफरेंस ही ऊपर लिखो, अंतर कितना है। तो अंतर तो 600 मीटर का ही है, 600 ऊपर आएगा। जिससे कंपेयर हो रही है यानी कि जो बेस है वो तो नीचे रहेगा, कम जिससे कंपेयर करेंगे उस वैल्यू को नीचे लिखेंगे और मल्टीप्लाई किससे। तो अब आप देखो यहाँ पर अंतर 600 का है, कंपेयर हो रही है कितने मीटर से, तो 900 नीचे लिखते हैं। 0 से 0 कैंसिल, 3 का यहाँ 2 बार और यहाँ 3 का 3 बार। तो अगर आप सरल करेंगे तो ये आएगा 200/3। और जिसको और ज्यादा सरल किया जाए तो आपका आंसर बनेगा 66 सही 2/3%, 60 cm। अब अगले में पूछ रहा है कि आप बताइए 750 ग्राम 900 ग्राम से, इस बार तो ये दोनों ग्राम में है ऑलरेडी, कुछ नहीं कर रहा। 750 ग्राम 900 ग्राम से कितना कम है, कितना कम है, क्योंकि ऊपर तो आपको डिफरेंस ही लिखना है। डिफरेंस कितने का आ रहा है, 150 ग्राम का ही तो आ रहा है, लेकिन कंपेयर किससे हो रही है। तो आप देखो ये जो प्रोपोजिशन है ये किसके लिए लगी है, 900 के। कैसे भी समझ लो, अगर जैसे आप कमी का परसेंटेज निकालें तो इन दोनों में कम वैल्यू कौन सी है, 750। इसकी बात कर रहे हैं तो तुलना तो इससे हो रही होगी भाई, ऐसा थोड़ा ना खुद से ही तुलना कर रहा होगा, हमेशा अपने से दूसरी वैल्यू से तुलना हो रही है। ये वैल्यू कम है तो कंपेयर किससे हुई होगी, 900 से। तो 150 ग्राम और नीचे कितना आ जाएगा, 900। परसेंटेज बनाते हैं, परसेंटेज बनाएंगे तो मल्टीप्लाई 100 से। 150 से ये कटेगा कितने बार में, 6 बार। अभी यहाँ पे 1/6 आया था, ये रहा। तो आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। कुछ करना हो तो जल्दी से करिए, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं परसेंटेज। जिनका पेपर पुलिस कांस्टेबल का है ना, वो कल की क्लास मत छोड़ना परसेंटेज की, क्योंकि कल की क्लास में वो उतनी चीजें आपको मिल जाएंगी जितना पुलिस में आ जाएगा, उससे ऊपर नहीं आना। क्वेश्चन 100% आना है पुलिस में परसेंटेज का, चाहे भले ही इतना ही आ जाए कि ये इसका कितना परसेंट है, लेकिन आएगा जरूर। नहीं चैप्टर तो आज ही शुरू हो गया, मतलब सवाल तो कल ही करा पाएंगे, आज सवाल कहाँ हो पाएंगे। सिग्नेचर हो गया, सिग्नेचर वाला कोई बच्चा तो नहीं बचा, इसके सिग्नेचर नहीं हो पाए।
बात का मतलब समझ पा रहे हैं? यूनिट सेम होने का मतलब ऐसा थोड़ा है ना किसी चीज की कंपेयर किसी चीज से कर दोगे दुनिया। अगर लड़कों के वजन की कंपेयर करेंगे तो लड़कियों के वजन से ही होगी, आपको बताया जाएगा कि औसत वजन इसके औसत वजन से कितने % ज्यादा है या कम, तो कंपेयर लोगी वो तो सेम चीजों में हो सकती है। ऐसा थोड़ा ना कि ऐसी अजीबोगरीब कंपैरिजन मिल जाए आपको। अब संख्या का कंपैरिजन संख्या से ही हो रहा होगा, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कितने % ज्यादा है, तो अजीब टाइप के आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। यूनिट सेम का मतलब ये सेम टाइप की वैल्यू होगी जब आपको कंपैरिजन करने को कहा जाए, या फिर आप उनकी यूनिट बदल पा रहे हो। जैसे यहाँ पर 8 घंटे का 2 दिन से कंपेयर हो रहा था, तो हम इसको घंटे में बदल तो पाए, 2 दिन में कितने घंटे होंगे? 48 घंटे होंगे। कोई भी वैल्यू किसी भी प्रकार का अगर डेटा है, अगर आपसे कोई कहे इसको परसेंटेज में चेंज कर दो, तो उसका और कुछ करना ही नहीं है, एक ही काम करना है आपको, मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। चाहे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में यानी भिन्न की फॉर्म में दे रखा हो, या फिर वो आपको डेसिमल की फॉर्म में दे रखा हो, दशमलव की फॉर्म में दे रखा हो, कहे परसेंटेज में बदल दो तो आप 100 से मल्टीप्लाई कर देना, बस हो गया परसेंटेज। कभी भी कोई भी डेटा अगर आपको परसेंटेज में बदल दो, और अगर आपको जैसे परसेंटेज लगा हुआ दिख रहा है किसी नंबर पे, जैसे मैंने कहा A%, तो इसका मतलब और कुछ नहीं, A/100 परसेंटेज। अगर आपको हटाना है तो डिवाइड में कितना लिखना पड़ेगा? 100 यानी 100। जैसे 5% निकालने को कोई बोलता है तो क्या बोलते हैं? 5/100। 5/100 से मल्टीप्लाई कर दो, 5% आ गया। दूसरी चीज, अगर जैसे मैं कहूं A% ऑफ B, यानी B का A%, और या फिर मैं कह दूं A का B%, एक ही बात होगी, कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई में अगर आप इनका ऑर्डर चेंज कर दें, चाहे B को पहले लिख दो, A को बाद में लिख दो, या A को पहले लिख दो या B को बाद में लिख दो, कोई फर्क पड़ना है इसमें? इससे आपको ये हेल्प मिलेगी। अब जैसे कल को पता है क्या है, आपसे कोई कहते 50 का 147% निकालो, तो शायद आप सोचेंगे, लेकिन अगर कोई आपसे कहते 147 का 50% निकालो, आसान होगा, क्योंकि 50% अभी हम लोग बात करेंगे। 50% का मतलब होता है 1/2, हाफ, आधा। 50% तो आधा ही होता है, तो 147 का आधा आप सोच लोगे, 147 का अगर आप आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 73.5, आसानी से पता लगेगा। तो ऐसा नहीं हर बार चेंज करना है, जरूरत के अकॉर्डिंग। अगर आपको लग रहा है कि इसको इंटरचेंज करने में आपको थोड़ा हेल्प मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि अगर मैं 147 का 50% निकालूंगा तो मैं डायरेक्ट निकाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले जरा देखते कैसे। अब जैसे आप ये समझो 3/4 लिखा है, और मैं आपसे कुछ जरा इसको परसेंटेज में बदल के बता दूं, तो 3/4 तो 3/4 ही रहेगा। परसेंट बनाने के लिए आपको मल्टीप्लाई किससे करना है? इस 3/4 का मतलब 3 की कंपैरिजन 4 से हो जाएगा। तो अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 300, और 300 का चौथाई करेंगे तो आ जाएगा कितना? 75%, 75% के बराबर आ जाएगा। और कोई नंबर लेते हैं, अगर कोई आपसे कहे 6/5 इसको परसेंटेज में बदलिए, तो आप क्या करेंगे? 6/5 को मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 से 100 कटेगा 20 बार में, और 20 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 120%। अब थोड़ी सी चीजें समझ भी लेते हैं यहाँ पे। 75% अगर कोई वैल्यू है तो देखो, जैसे आप संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, आगे भी आप परसेंटेज के बहुत से सवाल पढ़ेंगे। अगर कोई चीज 75% होगी या 3/4 गुना होगी, जैसे मैंने स्पीड की बात की, किसी कोई भी आप मान लो कोई कार है, उसकी स्पीड आपने 3/4 कर दी, तो इसका मतलब 75% कर दी, और 75% कर दी तो आप ये भी तो कह सकते हैं आपकी स्पीड कम होगी। कितने %? 25%, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज पे परसेंटेज में उस वैल्यू को 100% ही माने। अब कभी पॉइंट में भी आपके सामने डेटा होगा, जैसे आपको किसी ने कह दिया 0.05 बताओ, तो आप 0.05 तो ऐसे ही रखेंगे, मल्टीप्लाई किससे करोगे? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो नीचे आएंगे? ऊपर वाले 2 जीरो, तो आपके पास ये वैल्यू जो आएगी वो कितने %? 5%। तो अगर किसी नंबर का 5% निकालना है तो 0.05 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आ जाएगा। कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन है जिनको आपको लर्न करना है। अभी आप 5 टॉपिक पढ़ोगे जिसमें फ्रैक्शन का यूज रहेगा: परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद मिक्सचर और एलिवेशन। 5 टॉपिक में आपको ये फ्रैक्शन वैल्यू यूज करनी ही पड़ेगी, ज्यादातर सवालों में करनी पड़ेगी, तो आपको याद हो जाएगी। रटना नहीं घर पे, बस अपने दिमाग में रखो ये वैल्यू इतने % होती है।
अब वो स्टैंडर्ड फ्रैक्शन में आपको बताता हूँ क्या क्या लिखा है। जैसे अगर आप किसी भी वैल्यू को कंप्लीट मानते हैं तो उसको 100% बोलते हैं, तो 100% की वैल्यू 1 के बराबर होगी। इसीलिए परसेंटेज में आप 100 में से घटाते हैं और जब फ्रैक्शन भिन्न पढ़ते हैं तो 1 में से घटाते हैं लोग, बचा हुआ पार्ट निकालने के लिए 1 में से घटाते हैं भिन्न में। अब जैसे किसी आप कोई भी चीज मान लो, आपके पास जो पैसा आप 3/4 खर्च कर चुके हैं, तो 1 में से घटाओगे बचेगा कितना? 1/4 परसेंटेज में होगा, तो आप कहोगे 75% खर्च हो गया, 100 में से 75 घटाएंगे कितना बचेगा? 25। अब जरा इसी को मैं बताता हूँ, 1/2 यानी 1 को 2 से भाग कर दिया तो आधी हो जाएगी परसेंटेज वैल्यू। आया कैसे ये मैंने यहाँ बता दिया आपको, आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज में बदल जाएगी वैल्यू। लेकिन ये मैं इसलिए लिखा रहा हूँ, ये आपको लर्न करना है हर हाल में। 33 एंड 1/3 जैसे लिखना है बिल्कुल वैसे ही लिखना। ये 1/3 है ना, इसको अगर हम पॉइंट के बाद रिपीट करेंगे ना तो 33। तो कई बार ऐसा होता है ना 33.33% भी लिख के आ जाता है एग्जाम में ऑनलाइन वाले। ऑफलाइन में कभी ये चीजें नहीं हुई, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम है ना उनमें ये चीजें होती हैं। 1/4 चौथाई, किसी संख्या का चौथाई हिस्सा करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? पूरा 100% है तो 4 से डिवाइड करने पर कितना हो जाएगा? 1/5 20%। जब तक ये नंबर ऐसे जिससे 100 डिवाइड हो रहा है वो तो आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। 1/6 16 एंड 2/3%, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 16.66%। इसमें 6 रिपीट होता है और इसमें 3 रिपीट होता है। 1/7 14 से 2/7%। 1/8 होता है 12.5%, 12 और 1/2%। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आधा जो है ना वो 0.5 होता है, तो 12.5% लिखा हो, चाहे 12 से 1/2% लिखा हो। बात तो भैया ये परसेंटेज वैल्यू से फायदा पता क्या है? कभी किसी नंबर का 16 से 2/3% निकालने को कहा जाएगा, दिमाग घूमेगा। लेकिन अगर कोई कह दे 1/6 कर दो, बहुत आसान हो जाएगा। अब जैसे सोचो किसी वस्तु का प्राइस हमने 16 से 2/3% इंक्रीज किया, तो ये थोड़ा दिमाग लगेगा आपका, इसमें सॉल्व करोगे थोड़ा बहुत तो, लेकिन 1/6 बहुत आसानी से हो जाएगा क्योंकि 6 से डिवाइड करना आसान है। 1/9 परसेंटेज में 11 से 1/9%। 1/10 किसी संख्या का 10वां हिस्सा 10% के बराबर होता है। 1/11 9 से 1/11%। 1/12 8 से 1/3%। ठीक है। 1/13 7 से 9/13%। 1/14 1/14 जो होगा 7 सही 1/7%। 1/15 यानी 1/15 6 से 2/3%। 1/16 1/16 6 सही 1/4%, या फिर 6.25%, 6.25% भी आप कह सकते हैं। उसके बाद आपको केवल 1/20 ऐसे वैल्यू जिनका यूज होगा 5% हो जाएगा। 1/25 4% हो जाएगा। ठीक है। 1/50 2% हो जाएगा। मतलब ऐसे वैल्यू जो 100 को डिवाइड कर पाते इनका यूज करना पड़ सकता है आपको। कॉम्प्लीमेंट्स याद रखने हैं आपको। कॉम्प्लीमेंट्स का मतलब जैसे 1/3 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 2/3 होगा। 1/4 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 3/4 होगा। बचा हुआ जो हिस्सा है परसेंटेज में बात करें, जैसे हम 1/4 कितना परसेंट होता है? 25%। तो 25% माइनस करेंगे बचेगा कितना? 75। तो 75% का भी तो आपको पता होना चाहिए फ्रैक्शन, तो कॉम्प्लीमेंट का भी आपको। जैसे 2/3 देखो ऐसे याद हो जाएंगे। 1/3 का डबल होता है ना 2/3, तो डबल कर लो। 33 से 1/3 का डबल करेंगे, 33 का डबल 66, 1/3 का डबल 2/3। ठीक। 3/4 75% होता है। आप बताइए 1/4 कितने परसेंट था? 25%। तो 3 गुना करेंगे तभी तो 3/4 होगा। तो 25% का 3 गुना कितना हो जाएगा? 75% हो जाएगा। 1/5 बताओ कितना होता है?
20%। तो ये 4/5 4 गुना है, तो 20 का 4 गुना 80%। ठीक है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्स हैं जिनकी जरूरत पड़ जाती है तो इनको आप देखिए। तो ये तो थी बात कि जो फ्रैक्शन वाला डेटा है उसको परसेंटेज में किया। अब ऐसा नहीं है कि आपको ये याद है तो कभी आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी। एग्जाम में पता लगा कभी किसी सवाल में यूज हो गया 23 सही 1/3%। अब बताओ 23 से 1/3% की कहीं फ्रैक्शन लिखी है? नहीं लिखी है। हो सकता है 13 से 1/3% यूज हो जाए। तो आप अपना एक तरीका और नजर पर रखिए, जब भी आपको परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत पड़े। अब जैसे पेपर में भूल गया, आपको नहीं पता है, अब कोई भी वैल्यू जैसे आपने ले ली, अगर आपको ये नहीं पता है 16 से 2/3% नहीं पता है 1/6, तो इसको बदलने में कोई इतना टाइम थोड़े ना लगेगा। पहले 16 से 2/3 को बताओ। 16 × 3 कितना होता है? 48। ऊपर वाला 2 जोड़ना होता है। 48 + 2 कितना हो गया? 50/%। अगर परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? अभी बताएं, अगर आपको ये परसेंट हटाना है तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा। जैसे ही आप ये परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये परसेंटेज हटा दिया, तो नीचे कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 50 से 100 कितने बार में कटता है? 2 बार। तो आपका फ्रैक्शन में ये वैल्यू कितना आ गया? तो ऐसे अगर कभी आ गया 23 से 1/3%, तो 23 × 3 कितना होता है? 69 69 होगा। ऊपर वाला 1 जोड़ दो, कितना हो गया? 70 और बटे में कितना आएगा? अब जरा परसेंटेज को हटाना होगा तो फिर नीचे कितना आएगा? 70/3। परसेंटेज हटा दिया तो नीचे कितना आ गया? 100। 0 कैंसिल हो गया। तो आपकी फ्रैक्शन में वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 7/10 आ गई। तो जहां भी इसकी जरूरत होगी फ्रैक्शन में, अब क्या हुआ? 30 ही लिखा, बोल दिया होगा, मतलब मेरे को लिखा गलत है, हो सकता है। अरे इतनी बड़ी बात है, हो सकता है बोल दिया हो। चलो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने परसेंटेज कभी पढ़ी है बहुत अच्छी बात है, आपको पता होगा। नहीं पढ़ी है तो ये अगर आपको नहीं पता है तो परसेंटेज में आप कुछ नहीं करते। मल्टीप्लाइंग फैक्टर, भाई परसेंटेज का यूज किस तरीके से करते हैं सवालों में? इतने परसेंट किसी चीज को बढ़ा दिया, इतने परसेंट घटा दिया, या इतना परसेंट करना है किसी संख्या का, 75%, किसी संख्या को 25% बढ़ा दिया। यही तो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर में। इसके अलावा परसेंटेज में और कोई यूज तो है नहीं। इसी तरीके से हम यूज करते हैं परसेंटेज का। तो अगर आपने ये समझ लिया कि किसी वैल्यू को कितना परसेंट बढ़ाना होगा तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा, चलो समझते मल्टीप्लाइंग फैक्टर कैसे निकालते। छोटी छोटी सी बातों से करेंगे। अगर कोई आपसे कहे कि किसी संख्या का आपको 30% निकालना है, तो 30% का मतलब जो होता है 30/100 होता है। 0 तो कट गया। अगर 0 कट गया तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो आएगा वो 3/। कई बार परीक्षाओं में छोटे छोटे सवाल पूछते हैं, आपसे कहता है किसी संख्या का अगर 30% निकालना है तो किस फ्रैक्शन, किस भिन्न से गुणा करनी होगी, तो वो फ्रैक्शन होगी 3/10। अगर आप 30% निकालोगे तो सिर्फ 3/10 से गुणा करेंगे। कोई आपसे कहे 25% निकालना है भाई, तो 25% निकालेंगे तो 25/100 होगा। 25/100 25 से 4 बार में कट रहा है। इसका मतलब अगर आप किसी संख्या का 25% निकालना चाहते हैं तो आपको उस संख्या में गुणा करनी चाहिए, जिससे 1/4 से। लिखा भी था मैंने, 1/4 कितना होता है? 25% होता है। अब आती बढ़ाने और घटाने से संबंधित बात। ये तो किसी चीज को आपको जैसे एडिटिव निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं। अब बढ़ाने और घटाने से संबंधित क्या है? जैसे अगर कोई आपसे कह दे भाई किसी संख्या को 20% बढ़ाना चाहते हो आप, तो कोई भी संख्या इनिशियल स्टेज पे 100% है, अगर आप उसको कंप्लीट वैल्यू मान लें, तो अगर आप 20% बढ़ाएंगे तो 100 में 20 जोड़ दो, कितना हो जाएगी वो? 120%। 120% का मतलब ये हो गया आपको इसमें मल्टीप्लाई करना होगा 120/%। देखिए 20% बढ़ाया है ना इस बार, तो 100% तो ये है ही पहले से। 20 जोड़ने पर कितना हो जाएगी? 120% हो जाएगी। तो 120% का मतलब होता है 120/100, ये होगा इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर। एक दूसरे तरीके से सोच ले, जरा ये बताओ 20% की फ्रैक्शन वैल्यू उधर कितनी लिखी है? 1/5। अगर हम 5 में 1 जोड़ दें तो 6/5। हम फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट से लगते हैं। अगर मुझे किसी नंबर को 20% यानी उस संख्या का 1/5 भाग इंक्रीज करना है तो 5 में 1 जोड़ दो, कितना आ गया? 6। बेस वैल्यू नहीं चेंज होगी, बेस इतना ही रहेगा। यानी मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जरा आप देखो इसको ध्यान से। 120/100 को
अगर मैं 20 से भाग करूं तो कितना आएगा 6/5 सेम ही आएगा, चाहे आप 120/100 से मल्टीप्लाई कर लो, बाद में काट लो, या फिर आपको पता है भाई 1/5 है तो मैं 5 में 1 जोड़ के सीधे इसको 6/5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं। और आगे मैं चाह रहा हूं किसी नंबर को 25% कम करना चाह रहा था, 25% कम करेंगे तो भाई परसेंटेज में अगर हम कहना चाहें तो कितने परसेंट बचेगा 75%, यानी 25% घटाने के बाद उस संख्या में 75% बचेगा। तो 75% का मतलब हो जाता है 75/100। तो जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर बनेगा 25% घटाने पर मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 75। अब आगे सवाल आने हैं ना, तो जैसे बहुत सारे होंगे कि जनसंख्या 25% कम हो रही है, तो आपको डायरेक्ट मैं लिखाऊंगा 25% कम कर रहा हूं तो इसलिए 75/100 से मल्टीप्लाई हो रही है। या फिर आप इसको फ्रैक्शन में सोच सकते हैं, 25% की फ्रैक्शन बेटा उधर लिख के कितनी 1/4 तो माइनस करना है इस बार। अगर 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी भाई, आप डायरेक्ट भी सोच सकते हैं, अगर 4 में से 1 माइनस करेंगे तो मल्टीप्लाई 3/4 75/100। अगर आप इसको सरल करोगे तो भी 3/4 आएगा। आप बताइए 75/100 को 25 से भाग करो, 25 का 3 बार और 25 का मतलब एक स्टेप कम हो जाती है अगर फ्रैक्शन में याद है। जो नोट करना है जल्दी से नोट करो, फिर 2 चीजें और करानी, कल क्वेश्चन कराएंगे इसके। 28 हो 29 हो गया, 1 29 हो गया, कोई 30 भी हो जाएगा। ये वैल्यू याद कर लेना, 1/15-16 तक ये याद कर लो, ये पेपर में बहुत रिपीट होती है, बाकी आपका काम चल जाएगा, चेंज करके भी कोई दिक्कत नहीं। फोटो तो ले रहे हैं लेकिन कॉपी में जरूर लिख लेना, क्योंकि ये ऐसी चीज है ना कि जब फोन जब से हो गया ना तो बच्चा ऑनलाइन भी अगर कुछ पढ़ रहा होता है ना तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेता है। इतने स्क्रीनशॉट एक दिन इकट्ठे हो जाते हैं तो रफ कॉपी जैसा काम करने में पता ही नहीं कहाँ पे क्या है। आप ढूंढोगे, जैसे आपको कोई पर्टिकुलर जैसे जो चीज आपने पढ़ी आपको कोई चीज नहीं ध्यान रही, आपको ढूंढोगे तो भाई कॉपी में लिखा हुआ ढूंढ लो क्योंकि वो तुमने लिखा है, तुम्हें पता है हमने क्या कहाँ पे लिखा है, लेकिन फोन की गैलरी में कौन सा क्या कहाँ पे है कुछ नहीं पता है। सर इसमें सब नोट बना नहीं बिल्कुल, मैं यही कहना चाह रहा था, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। आप नोट्स बना लेते हैं तो फिर ये होता है कि जैसे आपने पढ़ा, आज पढ़ रहे हैं तो जो चीजें आपने पढ़ी है कम से कम इतना है कि इतनी चीजों को आपको दोबारा कहीं कभी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब बच्चे 12th पास करके आए हो तो नोट्स की वैल्यू जानते ही हो सभी कि नोट्स कितना जरूरी होता है। कुछ बच्चे पेपर जब स्टार्ट होते तो नोट्स बना रहे होते हैं काम पूरा कर ले कॉपी लेके। अच्छा कई बार पता क्या होता है, कुछ बच्चे शैतान टाइप के जो होते हैं ना, जिनको पढ़ना तब होता है जब डेट आ गई, मतलब पता लग गया कि हाँ बोर्ड एग्जाम इस डेट से, तो वो पढ़ना तब से शुरू करते हैं और किसी क्लास के अच्छे पढ़ने वाले बच्चे की कॉपी ले जाते हैं, आते ही नहीं कॉलेज में बोले अब इसी से पढ़ लेगा। ऐसा होता है कि कॉपी लेके घर बोले अब पेपर भी जाएंगे सीधे पढ़ के इसी से, बने बनाई कॉपी मिल गई। लेकिन दूसरे के नोट्स पढ़ के कभी भी आप उतना इफेक्टिव नहीं बन सकते। किसी दूसरे की लिखी हुई कॉपी में, अब जैसे मैं नोट्स बना रहा हूँ मैथ्स के, सोचो तो मैं वो चीज लिखूंगा कि जो मुझे नहीं है पता है। अब मैं क्यों लिखूंगा 4/5 बराबर 80%, मुझे तो पता है ये चीज। तो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से लिखना है, और जो जैसे जो पढ़ रहा है सबकी अलग अलग कमजोरियां हैं, आपकी जो कमजोरी होगी आप वो लिखोगे। बंद कर।